मरियम साहिबा भी पता नहीं किससे अपने बाप का बदला लेने के लिए पूरे मुल्क के अंदर वो चाहती हैं कि खून की नहरें फैला दें। अब बदला उन्होंने लेना था एस्टेब्लिशमेंट से, उनके साथ वो जाके बैठ गई हैं। अब वो एवं ही आगे पीछे सजे खब्बे, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मार रही हैं। देर इज नो मेच्योरिटी, दिस इज अ सिंपली लाइक इमेच्योर स्टेटमेंट। इनका गिला ये नहीं है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया। इन दो भाई साहब और इनकी तरह के बहुत सारे और भाई साहब जो हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनका गिला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें जलील और रुसवा करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी 40 साल सियासत को तेग पे लगाकर इस्टेब्लिशमेंट का खुलकर साथ दिया इस इलेक्शन में। और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हैंड पिक्ड लोगों को ज़रूर जितवाया फॉर्म 47 से, लेकिन जैसा नवाज शरीफ को देखिए जो उनके साथ किया। और एक दिन पहले वज़ीर आज़म बनने के जनाब वो इश्तिहार दे रहे हैं अखबारों के अंदर, और अगले दिन वो दस्तबरदार हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को अपना मनपसंद वज़ीर आज़म मिल गया। इस्लामाबाद की सिचुएशन देख लें तो कैबिनेट 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास सिर्फ एक वजारत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो वजारत ख़जाना की है, ख़जाना की वजारत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उसके बाद अगर आप 30% किसी चीज़ को क्रेडिट देना चाहें तो वो वजारत दाखिला है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो उसके बाद तो वज़ीर आज़म साहब तो यतीम बच्चों के साथ बैठ के अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे रोज़ा खोलने के लिए रह गए ना, और तो उसके बाद उनकी कोई सूरत हाल नहीं है। वो उसका पंजाब में चले जाएं तो वहाँ सूरत हाल ये है कि वज़ीर दाखिला ने नया आईजी जिसको लगाना है, वो उसको पंजाब हुकूमत रिलीफ नहीं कर रही है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब में लगा हुआ है वज़ीर आला साहबा, उसको तब्दील करना चाहती हैं, लेकिन पिंडी से उनको हुक्म आया है कि ये 6 महीने कम अज़ कम यहाँ रहेगा, तब्दील नहीं होगा। फिर उसके बाद वो अब देखें, जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी के लोग ही नहीं लगा पा रही, ना वो अपना आईजी लगा रही है। अभी रिसेंट उनको हुक्म ये जारी हुआ है कि डॉक्टर उस्मान ही आईजी रहेगा। तो इन चीज़ों के साथ अब तो मुस्लिम लीग नून को एक एक दिन ये पता लगता जा रहा है कि ये आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत करना कितना मुश्किल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब हमारे साथ हैं। शहजाद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, स्टार्टिंग विद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके कमेंट में देख रहा था, सुन रहा था, जो कुछ भी हो रहा है केपी से पंजाब में आ रहा है। धाती डोर के हवाले से बात हुई, फिर स्मगलिंग के हवाले से बात हुई। कहते हैं जीटी रोड पर नाके लगे हुए हैं, मोटरवेज खुली हैं स्मगलर्स के लिए। सोच क्या है, क्या वाकई कोई नाकाबंदी करने की, या फिर एक सूबे से दूसरे सूबे के लिए वीजा वाली बात जो चल रही है, वो तो जरा एक एक अजराए तफन्नुन होगा। मगर ऐसे उनकी कमेंट से ऐसा ये लग रहा है कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसा भी वो कर सकते हैं कि शायद केपी के लोग पंजाब में आने के लिए या पंजाब के केपी में जाने के लिए वीजे लगवाएं, या अपनी स्पेशल जो परमिशन है वो लें। देखिए बात यह है कि मरीम नवाज ऑफ कोर्स, कोई डाउट नहीं है कि अपनी जमात की सबसे इमेच्योर जो है वो पॉलिटिशियन, अगर वो अपने आप को मानती हैं तो वो होंगी। और इमेच्योर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नून लीग को देखा जाए तो उसके अंदर बड़े एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियंस भी हैं। उनके होते हुए सिर्फ बादशाह की बेटी को जो वजीर आला बना देना है, उसका रिजल्ट तो ये निकलना है। ये एक सियासी और इंतज़ामी दोनों इमेच्योरिटी है। सियासी इसलिए कि इससे देखिए, आप अपने आप को खुद से पंजाब की और एक एंटी पश्तून पार्टी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इससे पता चलता है कि आपके अंदर नेशनल सोच कोई नहीं है। और तीसरा, ये पता है कि आपको इंतज़ामी अमूर का सरासर कोई इल्म ही नहीं है। मतलब धाती दौर पंजाब मतलब ये पाकिस्तान में ये धाती दौर का इशू तो हमारे कम अज़ कम पिछले 20 साल 30 साल से चल रहा है। ये पाकिस्तान की वाहिद रस्तू आई हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि दाती डोर जो है वो पेशावर से आती है। भाई पेशावर वालों के अपने मसाइल ख़त्म हो गए हैं, वो आपके लिए दाती डोर बना के भेजेंगे। एक्चुअली मैं जब जब भी मरियम की तरफ देखता हूँ या उनके वज़ीर आला बनने को देखता हूँ, तो अभी एक रीसेंट फिल्म आई है, बड़ी हिट हुई है, इंडिया की फिल्म एनिमल। तो उसमें आपने देखा है कि वो बाप बेटे का एक बड़ा रिश्ता होता है, वो दिखाते हैं, और वो जनाब बाप के पीछे और उसका बदला लेने के लिए पूरी फिल्म जो है ना, इतना खून है उसके अंदर, टोका लेके वो मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। मरियम साहिबा भी पता नहीं किससे अपने बाप का बदला लेने के लिए पूरे मुल्क के अंदर वो चाहती हैं कि खून की नहरें फैला दें। अब बदला उन्होंने लेना था एस्टेब्लिशमेंट से, उनके साथ वो जाके बैठ गई हैं। अब वो एवं ही आगे पीछे सजे खब्बे, जिसे पंजाबी में कहते हैं, मार रही हैं। देर इज नो मेच्योरिटी, दिस इज अ सिंपली लाइक इमेच्योर स्टेटमेंट। ये सोच भी हो सकती है कि केपी की आवाम ने, जाहिर है, वोट तो नहीं दिए, केपी में हुकूमत उनकी नहीं है, तो जहां से वोट नहीं मिला वहां पर सारे इल्जाम डाले जाएं। देखिए ये एक शॉर्ट टर्म सोशल मीडिया स्टेटमेंट की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या नवाज शरीफ ने ये तहिया कर लिया है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करनी नहीं है, या उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि वो सिर्फ पंजाब में भी
लाहौर की सियासत करेंगे, क्योंकि अगर आप शहबाज शरीफ की चीफ मिनिस्ट्री देख लें तो उसको सिर्फ लाहौर का चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, क्योंकि लाहौर के बाहर तो उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। अब ये जो बेटी साहिबा आई हैं ये भी उसको एक छोटा करने जा रही हैं, जबकि अगर आप माजी की पॉलिटिशियंस को देखें, बेनज़ीर भुट्टो को देख लीजिए, वो पहले कहा जाता था जी कि चारों सूबों की पॉलिटिक्स करती हैं। इमरान खान चारों सूबों की पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने कभी, देखिए इमरान खान तसलसल से केपी से जीतते आ रहे हैं, लेकिन कभी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने पंजाब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दी या सिंध के खिलाफ कोई स्टेट। वो जरूर देंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट, कभी सिंध को तो नहीं कहेंगे। वो तो कहते हैं कि हम सिंध की आवाम को आज़ाद कराना चाहते हैं जरदारी के तसल्लुत से। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये आपकी एक शॉर्ट साइटेडनेस भी है और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी है। आप ज़रा एहतसाब के भी डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं, निज़ाम को भी ज़रा करीब से जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं, और दाखिला की भी वजारत थी आपके पास। इस स्टेटमेंट से क्या वो पंजाब की हमायत हासिल कर सकती हैं, पंजाबी अवाम की हमायत हासिल कर सकती हैं? हरगिज नहीं कर सकती। आप देख, आज सोच भी नहीं सकते कि आप देखिए इस वक्त अवाम मेच्योर हो चुकी है, पंजाब की अवाम मेच्योर है, केपी की अवाम मेच्योर है। केपी में देखिए नेशनलिस्टिक पार्टीज जो हैं, ये नेशनलिस्ट पार्टीज हैं जो किसी कुनियत का या किसी कह लीजिए किसी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो है उसकी पाकिस्तान में तो कोई जगह ही नहीं है। ना सिंध में जगह है। आप देख लें जीए सिंध वाले कहाँ खड़े हैं, उधर एएनपी वाले कहाँ खड़े हैं, कोई उनकी सपोर्ट ही नहीं है। पाकिस्तान में तो इस वक्त जो सियासत है, और जो सियासत में फॉर्म 45 का जो जीता हुआ शख्स है या जो सियासत है वो इमरान खान की है, और वो चारों सूबों की सियासत है। तो इनकी जो सियासत है इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। पंजाब की आवाम आए, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि इस किस्म का, देखिए यही तो मैं पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोगों को कहता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है उसने हमारे यहाँ इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी पैदा कर दी है कि जब हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत का करते हैं मुआजना पाकिस्तान के साथ सियासत के ऊपर, तो वहाँ पे तासुब की सियासत की जाती है, मजहब की बुनियाद के ऊपर तासुब की सियासत की जाती है, ज़ात की बुनियाद के ऊपर तासुब की सियासत की जाती है, मुल्कों की बुनियाद के ऊपर तासुब की सियासत की जाती है, जबकि पाकिस्तान इसके बरक्स है। यहाँ पे सियासत में तासुब का इशू नहीं है। हमारे यहाँ और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि बड़ी कोई आइडियल सियासत है पाकिस्तान के, लेकिन तासुब की पाकिस्तान में इतनी जगह नहीं है कि अगर आज कोई पाकिस्तान की जमात एंटी इंडिया भी बात करती है तो उसकी उसकी पजीराई नहीं है। तो ये तो यार आप अपने एक सूबे की, अपने एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो उसकी पजीराई कैसे हो सकती है? ज़ाहिर है मरियम साहिबा जो कह रही हैं, फिर टिकटॉक पे हिना हिना भट्ट साहिबा आ रही हैं, उनके आई डोंट नो, कल हम ये नोट कर रहे थे कितने कैमरे का शॉट है, उनकी एक वीडियो चल रही थी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जावेद लतीफ़ साहब की आ रही है। ये अब जरा सामने आने लग गए, और ये वही है गालिबा जो नवाज शरीफ ग्रुप के हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो अपनी हुकूमत को कमजोर करने के खिलाफ नहीं जा रहे। देखिए ये तो आपने वही जो मैं काफी दिनों से ये एनालिसिस दे रहा हूँ, वो यही है कि दो चीजें हैं। एक तो ये देखिए कि आज तक कोई हुकूमत ऐसी आई है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आई हो, तो पहले महीने में उसके अंदर से ये आवाजें उठनी शुरू हो जाएं। ये जो राना सनाउल्लाह हैं और अपने ये दूसरे जावेद लतीफ़ साहब हैं, ये दोनों नवाज शरीफ के और इवन एक ज़माने में मरियम के बड़े क्लोज तस्वर किए जाते थे। अभी भी ये नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा हैं। इनके साथ देखिए दो मसाइल हैं। एक तो ये ज़ाती तौर पर डसे हुए हैं, क्योंकि इन स्टैब्लिशमेंट ने चुन चुन के ऐसे लोगों को नहीं इलेक्शन जीतने दिया। पहली तो बात है, नून लीग इलेक्शन जीती नहीं है। इनका गिला ये नहीं है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन हराया। इन दो भाई साहब और इनकी तरह के बहुत सारे और भाई साहब जो हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनका गिला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें जलील और रुसवा करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी 40 साल सियासत को तेग पे लगाकर इस्टेब्लिशमेंट का खुलकर साथ दिया इस इलेक्शन में, और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हैंड पिक्ड लोगों को ज़रूर जितवाया फॉर्म 47 से। लेकिन जैसा नवाज शरीफ को देखिए जो उनके साथ किया, और एक दिन पहले वजीर आजम बनने के जनाब वो इश्तिहार दे रहे हैं अखबारों के अंदर, और अगले दिन वो दस्तबरदार हो रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को अपना मनपसंद वजीर आजम मिल गया। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, ये क्रिटिसिज्म जो है इसको आप आइसोलेशन में ना लें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पार्टी के जो ये कहते हैं बिग विग्स हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो चाहे ख्वाजा आसिफ हों जो बार बार जनरल बाजवा और फैज़ वाला महाज खोलने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानेब आपके राना सनाउल्लाह और जो फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी का शुक्रिया है कि वो वज़ीर दाखिला बन गया, बनने को तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था। इसी तरह से जो जावेद लतीफ़ हैं वो भी कह रहे हैं कि वो इलेक्शन हारे हुए हैं और उनको इलेक्शन जितवा के ज़बरदस्ती ये करवाया गया। और सबसे बढ़कर ये कि
की आंख का तारा एक साबका सहाफ़ी जो है फहाद हुसैन साहब, उनका भी कुछ दिन पहले का तज्जिया था कि 16 मुस्लिम लीग नून की इंटरनल जो डिस्कशन थी वो ये थी कि 16 माह की पीडीएम की हुकूमत के बाद ये कंसेंसस डेवलप हो गया था नून लीग के अंदर कि उन्होंने हुकूमत लेकर अपने साथ बहुत जुल्म किया और अपनी सियासत का खात्मा कर लिया। अब होना तो ये चाहिए था, बकौल फहाद हुसैन के, वो कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि इससे सबक हासिल करके वो इस दफ़ा हुकूमत ना लेते, एक हारी हुई इलेक्शन की हुकूमत ना लेते जहाँ पे सारा सरासर इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है। लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने वो हुकूमत ली। अब ये वो वाली आवाज़ें हैं जो मेजॉरिटी में हैं पीएमएलएन में, जिसमें नवाज शरीफ की आवाज़ भी शामिल है। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है बहुत सारी मजबूरियों की वजह से तो इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी मजबूरी उनके ऊपर बनाए गए तमाम वो केसेस थे, सजाएं थी, पूरे ख़ानदान के ऊपर था। तो उन्होंने सियासत की जगह ख़ानदान को बचाने को लाजिम समझा, लेकिन वो खुश नहीं हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए, उनके तमाम एक्टिविटीज़ को देख लें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई इंटरव्यू किसी को नहीं दे रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। कभी कभी वो बेटी की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सीएम हाउस नमूदार होते हैं, बट दैट इज इट। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वो हैं। और देखिए दूसरी चीज़ एक और बढ़कर सबसे है कि मौजूदा निज़ाम या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो नवाज शरीफ का है। क्योंकि देखिए एक वो लम्हा जब सिपा सलार का इंतखाब करना होता है, तब हाथ जो गेम होती है वो सियासतदानों के हाथ में होती है। और नवाज शरीफ साहब अपनी ज़ात में ये समझते हैं कि उन्होंने इस वक्त सिपा सलार का इंतखाब किया था, ये उनकी चॉइस थी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, बड़े बड़े बिग विग जो इस वक्त इस्टेब्लिश जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो सारे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए लंदन गए थे। जनरल आसिम को चीफ बनाने का डिसीजन जो था वो नवाज शरीफ का था, और वो सोलली इसका क्रेडिट लेते रहे हैं। वो ये मान ही नहीं सकते थे कि उनके साथ इतना बड़ा वो हो जाएगा हादसा कि वो वजीर आजम नहीं बन पाएंगे। तो ये उनके लिए एक वो शौक है जिससे वो भी निकल नहीं पा रहे। लेकिन ऑफ कोर्स शौक के साथ साथ जो लोग इस वक्त पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी या उनकी थपकी के बगैर बात भी कर सकें। तो ये जो इस वक्त जितनी आवाज़ें मुस्लिम लीग नून के अंदर से उठ रही हैं और इंटरव्यूज़ का हिस्सा बन रही हैं या नैरेटिव्स को बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली नवाज ग्रुप है, और ये इन सबको नवाज शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल है। ऐसा क्यों है कि नवाज ग्रुप पहले महीने बाद ही एक्टिव हो गया? वो इसलिए देखिए कि जब अभी इस वक्त आप हुकूमत का स्ट्रक्चर बना लें तो उस ग्रुप को एक बात तो वाज़े तौर पर नज़र आती है कि आपकी हुकूमत नहीं है मुल्क के अंदर। हम्म। क्योंकि देखिए इस्लामाबाद की सिचुएशन देख लें तो कैबिनेट 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास सिर्फ एक वजारत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो वजारत ख़जाना की है, ख़जाना की वजारत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। उसके बाद अगर आप 30% किसी चीज़ को क्रेडिट देना चाहें तो वो वजारत दाखिला है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो उसके बाद तो वज़ीर आज़म साहब तो यतीम बच्चों के साथ बैठ के अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे रोज़ा खोलने के लिए रह गए ना, और तो उसके बाद उनकी कोई सूरत हाल नहीं है। वो उसका पंजाब में चले जाएं तो वहाँ सूरत हाल ये है कि वज़ीर दाखिला ने नया आईजी जिसको लगाना है, वो उसको पंजाब हुकूमत रिलीफ नहीं कर रही है। जिस जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब में लगा हुआ है वज़ीर आला साहबा उसको तब्दील करना चाहती हैं, लेकिन पिंडी से को हुक्म आया है कि ये 6 महीने कम अज़ कम यहाँ रहेगा, तब्दील नहीं होगा। फिर उसके बाद वो अब देखें जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी के लोग ही नहीं लगा पा रही ना, वो अपना आईजी लगा रही है। अभी रिसेंट उनको हुक्म ये जारी हुआ है कि डॉक्टर उस्मान ही आईजी रहेगा। तो इन चीज़ों के साथ अब तो मुस्लिम लीग नून को एक एक दिन ये पता लगता जा रहा है कि ये आज की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत करना कितना मुश्किल है। ये तो अली अमीन खान गन्नापुर को मर्जी के अफसरान नहीं मिल रहे यहाँ तो। आप बता रहे हैं और खबरें भी यही है कि नून लीग जिसकी मरकज में भी हुकूमत है उनको भी मर्जी के अफसरान नहीं मिल रहे। बिल्कुल नून लीग मुझे बता दें, ये बता के ये बात करके देखें ना, देखें आप ये देखिए कि पहले दिन से, जिस दिन से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई 2022 से, तब से तमाम अफसरान, तमाम चीज़ें, पोस्टिंग, कवर, सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये तो सिर्फ शहबाज शरीफ को तो एक समझे उन्होंने एक रबर स्टैंप रखा हुआ है। वो हर चीज़ पे यस करता है, किसी चीज़ पे इनकार नहीं करता। और जब पीटी और उसकी असल जॉब जो है कि जब नून लीग के अंदर जो लोग हैं, जो नजरियाती लोग भी होंगे, जारी बात है, वो भी एक सियासी जमात है। तो उसके अंदर जब उन लोगों का वो कहते हैं ना वो बर्दाश्त बाहर हो जाती है, तो शहबाज शरीफ सब जाके उनके सबको ठंडा करते हैं। इसके अलावा इस बंदे की और कोई नौकरी नहीं है। अब यही सूरत हाल पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला साहिबा हैं, वो अपने जो कहते हैं ना फोटो शूट्स के बाद जब उनके पास टाइम बचता है और वो
थोड़ा सा गवर्नेंस की तरफ देखती हैं तो उनको जो अपना मनपसंद टीम है वो बनाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। ये तो एक देखें, मैं चाहे कितनी किसी से मुखालफत हो, लेकिन ये बड़ी ज्यादती है किसी के साथ कि आप उसको चीफ मिनिस्टर तो बनाते हैं लेकिन वो अपना चीफ सेक्रेटरी खुद ना लगा सके, अपना आईजी खुद ना लगा सके, क्योंकि कल अकाउंटेबिलिटी तो इनकी होनी है ना। अवाम ने इनसे सवाल पूछना है कि भैया आपको बनाया, आप बने थे, या हमने नहीं बनाया, आप बन गए थे जबरदस्ती, लेकिन आपका रिजल्ट क्या है। तो ये बड़ी एक ज्यादती है जो इस्टेब्लिशमेंट करती है सियासतदानों के साथ, लेकिन सियासतदान भी अपने साथ ज्यादती करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके मुआहदा करके सोचते हैं कि जी बाद में हम ठीक कर लेंगे, बाद में ठीक नहीं होता है, यही कुछ होता है। इसी तरह से नौकरी करनी पड़ती है आपको। अली अमीन खान गंडापुर सीएम केपी कैबिनेट के साथ गए थे कोर कमांडर हाउस, बताया गया अवतार था, फिर उसके बाद एक ब्रीफिंग हुई वाटा के अजला और दीगर सिक्योरिटी के हवाले से। जाना चाहिए था, दुरुस्त फैसला था, रूटीन में ऐसे मामलात होते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं। प्रोटोकॉल तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम अब ग्राउंड रियलिटी पे आ जाइए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब वो इट्स अ टफ चॉइस हम्म। इवन फॉर अली अमीन गंडापुर के उसने इस पे क्या करना है। देखिए, इस पे दो राय हैं। पहली बात यह है कि जो कोर कमांडर ने किया, ऑफ कोर्स जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ये शो करना चाहती है कि वी आर इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, तो लिहाजा उनको उधर कोर कमांडर हाउस बनाया, बुलाया गया। अली अमीन गंडापुर को ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर शुरू में ही एक लड़ाई करके ये वाली हुकूमत भी खो देते हैं तो इट्स नॉट अबाउट दी हुकूमत ओनली, ये अवाम का मैंडेट है। उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो गवर्नर राज लगा के सूबे का निज़ाम उस तरह से चलाना शुरू कर देंगे। तो यस, मैं कहूँगा, मेरी मतलब मेरी नाकिस राय में इसको रिट्रीट कहा जा सकता है पीटीआई के स्टैंड पॉइंट से, लेकिन इसको स्ट्रेटिजिक रिट्रीट भी कहा जा सकता है कि ठीक है जी, हमने अमनो अमामा के मसाइल के हल करने के लिए हम वहाँ गए और हमने वहाँ बैठ के बात कर ली। मेरी मेरी एक और ज़ाती राय ये है, ये मेरी ज़ाती राय है, तहरीक इंसाफ की राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, कि वो जो बाद में ये एक तोजी घड़ने की कोशिश की जा रही है कि हम वहाँ सिर्फ अफ्तारी के लिए गए थे और अफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया था। आई थिंक दैट वाज, वो ये चीज़ आज के दौर में नो वन बिलीव्स इट, सो यू रादर बी ट्रूथफुल हम्म। देन ट्राइंग टू मेक अप अ स्टोरी। तो आप कह सकते थे कि जी बिल्कुल हम निज़ाम को चलाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं हमारी कोई अना नहीं है, हमारी कोई मैं नहीं है, फौज भी हमारी दुश्मन नहीं है, हम फौज के दुश्मन नहीं है। अगर उनका कोई एजेंडा है और उनकी जो शान में गुस्ताखी होती है कि वो सीएम हाउस आए, तो हम चल के उनके पास चले जाएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर मीडिया स्ट्रेटजी देन सेइंग कि जी हमें इफ्तार के लिए बुलाया था। तो फिर इससे डेंट नहीं पड़ेगा पीटीआई के बयानिए को, इमरान खान के बयानिए को? देखिए, इमरान खान का बयानिया कोई एंटी फौज बयानिया नहीं है। इमरान खान का बयानिया सिंपली ये बयानिया है कि जो इक़्तिदार है या जो इख्तियार है वो उन अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होना चाहिए जिनको अवाम चुनती है, और राइट। फौज का सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान का बयानिया ये हरगिज़ नहीं है कि फ़ौज जो है ये हमारी नहीं है या हम फौज के साथ काम नहीं कर सकते। केपी के अंदर जो एक एडिशनल फैक्टर है, वो जो उनके फॉरवर्ड हिस्से हैं वहाँ पे इस वक्त टेररिज्म का इशू है, उसके लिए आपका एक कॉन्टीन्यूस लाइज ऑन विद द कोर, और जो जीओसीज होते हैं वहाँ पे उनके साथ बड़ा एक आपका रब्त है, उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और जो आर्म फोर्सेस हैं वो मिलकर काम करती हैं। तो ये चीज़ देखिए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर है ना, ये चीज़ मैं हम समझते हैं, मैंने तो इमरान खान से सीखी है। इमरान खान की, मैं तो जितने 3.5 साल उनके साथ रहा, हमेशा से यही पॉलिसी होती थी कि जो सच बात है वो मीडिया की बेस्ट स्ट्रेटजी है। नैरेटिव बिल्डिंग में सच बात कहना सबसे अच्छी है। आप उस सच को प्रेजेंट करें जिस तरह से वो है, क्योंकि देखिए, अगर आप एक फैसला लेते हैं जो आप समझते हैं अवाम की भला, जिस तरह साइफर वाला मामला है, इमरान खान ने साइफर वाला मामला पब्लिक क्यों किया, जो धमकी वहां से आई पब्लिक क्यों की, क्योंकि इमरान खान अपने ओथ के मुताबिक एज वजीर आजम पाकिस्तान ये समझते थे कि अवाम को ये जानना, ये सच जानना ज़रूरी है और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, तो इसलिए उन्होंने उसका इजहार किया। इसी तरह से अगर ये वाला मामला था कोर कमांडर से मीटिंग वाला, तो ठीक है, अगर वहां पे उनको इशू था कि उन्होंने अपने आप को शो करना था, तो आप बता देते अवाम को जी वो करना चाहते हैं और हम जा रहे हैं। हम्म। राइट। तो इट वुड नॉट डैमेज पीटीआई सपोर्ट, आई थिंक। सर, पीटीआई के अंदर भी वैसे इस वक्त बड़ा शोर हो रहा है। अब ये भी एक पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार हुआ कि जेल में मुलाकातें कौन करवाएगा, उसके फोकल पर्सन्स पर बहस हो रही है, मीडिया वही डिस्कस कर रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। तो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग 9 मई के बाद वाले रहना चाह रहे हैं, पहले वाले सामने आ रहे हैं ये, और फिर 9 मई के वाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है सलीम साफी साहब ने, उस पर भी बात करनी है।
देखिए साफी साहब की स्टेटमेंट मुझे आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन पहले वाली बात पे मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माहौल जो है वो बड़ा जमहूरी माहौल है, और जमहूरी माहौल में हर बंदा बात कर सकता है, हर बंदा अपना राय दे सकता है, और ये राय रहती है। और ये चूंकि जमहूरी जमात है, इसमें कोई ख़ानदान नहीं है, वो ये नहीं है कि जी बादशाह और उसका ख़ानदान अव्वल है और बाकी सब वो जो हैं वो छोटे लोग हैं। तो इसलिए वहाँ से ऐसी आवाज़ें ज़्यादा उठती रहती हैं। दूसरी जमातों में चूंकि कंप्लीट डिक्टेटरशिप है खानदानों की, तो इसलिए वहां से ऐसी आवाजें नहीं आती, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो जिस दिन कहते हैं ना मीडिया के पास कोई और स्टोरी नहीं होती, फिर ये स्टोरी बड़ी स्टोरी होती है, तो अच्छा है वो भी काम चलता रहता है। ठीक है, अब साफी साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस में मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सतह पर 9 मई की मजम्मत की जाए, पोद सबके लिए आम माफी का ऐलान कर दे। सबको माफ नहीं किया जा सकता तो जो मास्टरमाइंड नहीं, और आम कारकुनों को रिहा किया जाए। ये भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट खवातीन को आम माफी दी जाए। इकदामात से नॉर्मलाइजेशन का आगाज हो सकता है, होगा। सलीम साफी साहब। मतलब बंदा इससे पूछे यार तुझसे पूछा किसने, वाई योर ओपिनियन मैटर्स। मुझे तो समझ नहीं आई आज तक साफी साहब की कि क्या वो मतलब क्या बेचते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आप मतलब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये तो देखे ना, ये वो वाले हैं कि जब गांव देहातों में किसी की लड़ाई हो रही होती है ना, तो एक औरत ने सर पे दुपट्टा बांधा होता है और वो रो रो के ना वो तैश दिला रही होती है कि हुण एते मार, एते मार, एते मार। तो वो साफी साहब ने जब पीटीआई की लड़ाई हो रही होती है तो ये वाला किरदार तो अदा कर लिया है। अब अगर वो जाके साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो उसके ऊपर अब साफी साहब है, नहीं नहीं ये होगा तो पहले ये या ये वो वाली ताई है जो बारात जा रही होती है ना, तो एक फूफी नाराज होके बैठ जाती है। अच्छा ये वो वाली फूफी बन गई है। तो भाई भाई खुदा दे बंदे तू अपना काम कर। अच्छा, अब इस कमेंट का अगर हम देखें, 9 मई को 10 माह गालिबन होने वाले हैं। अब तो वैसे उसूली तौर पर जमानतें बनती हैं, अगर तफ्तीश नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं है, तो उसूली तौर पर उनको एटलीस्ट जमानत पर रिहा करना तो बनता है। तो ये तो लाइक स्टेट के ऊपर जो कि प्रोसिक्यूशन टीम है, बजाय उसको कटहरे में लाने के, ये तो उनको रिलीफ देने के बराबर होगा जी, हमने सब कर दिया। देखिए लेकिन बात यह है ना कि जमानतें कौन देगा, जमानतें कहाँ से होंगी। आपके सामने आ गया है, 6 जजों ने हाई कोर्ट के लिख के पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। आपको साफ नज़र आ गया है कि 10 महीने से जो जमानतें नहीं हो रही हैं, जो धड़ाधड़ जो है ना इल ग्राउंडेड केसेस बनाए जा रहे हैं, इमरान खान को सजाएं दी गई हैं 24-24 घंटे ट्रायल चलाकर, उस सारे चीज़ के पीछे क्या शामिल है? वो 6 बहादुर जजेस ने तो सब कुछ खोल कर लिख दिया है। अब अगर हम नहीं मानते और हम कहते हैं कि हम कमीशन बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ठीक है आप ये खेल खेल लें अपने साथ। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में ना इस वक्त ना ही सियासत बची है, ना ही अदालत बची है, और बस ये इस किस्म का निज़ाम है। तो वहाँ पे कैसे जमानतें होंगी? देखिए वो तो 9 मई के ऊपर बयानियां बनाने वाला भी एक ग्रोह है, और 9 मई से फायदा उठाने वाला भी एक ग्रोह है, और अब 9 मई के वाक़े के ऊपर लटका हुआ है वो ग्रोह। तो अब उस ग्रोह की है, उसके अंदर कुछ मतलब फौज के लोग शामिल हैं, कुछ सियासतदान पार्टी के लोग शामिल हैं, कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी 9 मई के बाद चांदी होगी है, कभी एक ओहदा मिलता है, कभी 3 ओहदे मिलते हैं। तो ये तमाम लोग हैं, वो एक बनाया हुआ चीज़ है। 9 मई के ऊपर तो सिंपल एक सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि भाई 9 मई को हुआ क्या था? 9 मई आपने लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने एहतजाज किया, कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की। पहला सवाल तो ये होता है कि जो स्पेसिफिक लोगों को आपने पकड़ा हुआ है उनके ऊपर इल्जामात क्या हैं, सबूत क्या हैं, सीसीटीवी किधर हैं, वीडियो फुटेजेस किधर हैं? मतलब आज की एज में आप लोगों के, और सियासी देखिए, आप पाकिस्तान की उम्र रसीदा तरीन जो खातून है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक नहीं होने देते हैं, बस बेल नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में औरत को तो आप इतना अरसा रख ही नहीं सकते। आज तक एक सबूत नहीं है। जो पब्लिक में वीडियो अवेलेबल है उसमें यास्मीन राशिद लोगों को रोक रही है कि किसी ने पथराव नहीं करना, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी, इवन उस कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाना। पहली तो बात है कि भाई वो कोई मंदिर है या मस्जिद है जिसकी तरफ नहीं जाना। और लेकिन समझ नहीं आती कि वो उस बयानी को कहाँ लेके जाना है। वो तो बयानी अब तकरीबन इनका वो है, पिट चुका है। अफ्तार के लिए जाना दुरुस्त हो सकता है, अफ्तार के लिए बुलाया जा सकता है, अवाम नहीं जा सकती वहां पर। जजेस ने जो खत लिखा, कल मैं पढ़ रहा था, बस लास्ट कमेंट कर दें। फोर्टिजीज जो डाकखाने हैं, जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर खत डाले गए, वहां पर अ, अक्सर कैमरे खराब हैं, ये खबर चल रही थी। जब मतीउल्लाह जान को उठाया गया था ना इस्लामाबाद से हमारे दौर में, मैं उस वक्त मुशीर दाखिला था। हम्म।
तो मतीउल्लाह जान साहब को, जहाँ पे आजकल मैं अब नाम ले देता हूँ, आप काट देना, ब्रिगेडियर फहीम साहब बैठते हैं ना, वहाँ वाले दफ्तर से उनको उठाया गया था। और कैमरे जो उठाने से पहले बंद कर दिए गए थे, लेकिन असल में उनसे गलती ये हुई थी कि वो सिटी सेफ सिटी के कैमरे तो उन्होंने बंद करवा दिए थे, ऊपर से वो जो स्कूल का कैमरा था ना वो उनसे बंद नहीं हुआ। पुलिस ने स्कूल कैमरे की फुटेज ले ली और वो मुझे दे दी। मैंने वज़ीर आज़म साहब को दिखा दी, और इस तरह से मतीउल्लाह जान की रिहाई हो गई थी कि ये पकड़े गए थे कि जी ये उठा के ले गए थे। तो अब वही वाली बात है कि जब वो कहते हैं ना, अगर उस मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि अगर अगर तो वो है ना, उस पाउडर, वो पाउडर सर्फ है या कोई ऐसे ही डिटर्जेंट है, फिर तो मैं मान लूंगा जी कि कोई भी शरारत कर सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है। लेकिन अगर उसके अंदर वाकई ही कोई मवाद निकल आया, कोई एंथ्रेक्स हुआ, या कोई उसके अंदर आप जो कह रहे हैं, अब रिपोर्ट आ रही है एसिड है, तो यकीन जानिए कि इस किस्म की सलाहियत पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारे के पास है, और किसी के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि ये इन चीज़ों को प्रोक्योर कर सके। तो ये अब वहाँ पे कैमरे खराब होना कितना कन्वीनियंट है ना। देखें, ये तो वो वाला जिस तरह बात है। आपको पता है जो मेरे ऊपर बरतानिया में अटैक हुआ, मेरे घर पे आके मेरे पे तेजाब फेंका गया, जिस तरीके से किया गया, वो यहाँ की बरतानवी पुलिस भी कहती है कि यहाँ पे तो इतना कैमरेज हैं और सब कुछ है, लेकिन लगता है कि आपके ऊपर जो अटैक किया गया उसके लिए बाकायदा प्लानिंग और रैकी की गई, और प्रोफेशनल अंदाज से किया गया कि जो अशखास थे उनकी भी पहचान ना हो सके, ना उनकी एथनिसिटी पता लग सके, ना उनके कद काठ का पता लग सके। और फिर उसके बाद यूज़ भी जो किया गया वो मोटर बाइक किया गया, क्योंकि मोटर बाइक के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सिग्नेचर्स नहीं होते ना कि आप उसको पहचान सकें, एक नंबर प्लेट ही होती है, वो जाली लगा लें। और फिर वो इलाके का और रूट का इंतखाब किया गया जहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे एक 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 फासले के बाद वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो ये चीज़ें तो सिर्फ जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियां ही कर सकती हैं, ये कोई आम जो आदमी है या कोई हेट क्राइम करने वाला है वो इस तरह का शख्स नहीं कर सकता। अच्छा शिदात साहब, अब आपने मत्ती साहब की बात की, आजकल वो डिस्कस ही बड़े हो रहे हैं। वो गाड़ी के हवाले से ज़ाहिर है वो तो उनको इदारे ने दी है, और यहाँ तो फॉर्चूनर लेकर बैठे हुए हैं हमारे साहब, और मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती। मत्ती साहब को उठाया गया, फिर रिहाई हुई। उठाने से लेकर रिहाई तक किरदार क्या था पाकिस्तान की हुकूमत का, आपका, प्राइम मिनिस्टर का? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये बात मैं मती को भी बता चुका हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर मैं दोहराता हूँ। मती ने ये बात नहीं मानी, और मुझे उस पर मती उल जान को कोई गिला नहीं है। मती उल जान एक सहाफ़त का एक ऐसा करेक्टर है जो, मैं उसको अक्सर कहता हूँ, एक पुराना ड्रामा होता था अंकल क्यों, उसमें बना था मस्ताना, और वो हर चीज़ पे नाराज़ रहता था, उखड़ा उखड़ा रहता था, और हर बंदे के वो गले पड़ जाता था। तो ये मती उल जान का करेक्टर है ना। आई आई पर्सनली डोंट माइंड, क्योंकि जितने अरसा हम हुकूमत में रहे, मती उल्लाह ने ज़िंदगी तंग की हुई थी। एंड जो आप सियासत में होते हैं, आपकी एक थिक चमड़ी होती है, आप इस चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, ये रवायत होती है। जो हमारे भाई लोग हैं ना, कंपनी के साहिबान, उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो उनको उठाने वाले तो वो लोग थे। जिस दिन मती को उठाया गया, मैं बता रहा हूँ बार बार कि भाई वो कंपनी वालों ने उठाया ये, जब उनको उठाया गया तो पुलिस से मैंने तो स्ट्रेट अवे उस वक्त के आईजी को बुलाया और उससे पूछा कि ये किसने किया है। तो थोड़ा सा जब मैंने उनकी सख्ती की तो उन्होंने बता दिया कि सर मेरा ना ना लेना इस तरह होया, और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। यकीन करें, इतनी इतनी भोंडी वो वारदात थी कि मती को उठाया गया, और इस वहाँ के, ये अपने बच्चे को शायद स्कूल लेने गए थे, वहाँ से उठाया गया, तो जो सेफ सिटी के कैमरास थे वो बंद थे। तो मुझे जो पुलिस वालों ने बताया, उन्होंने कहा सर ये इतने अच्छा, वो पुलिस वाले भी आपको पता है इनका इनका मजाक उड़ाते हैं कंपनी वालों का, कि सर लाइक इतने ने कि इन्होंने सेफ सिटी के कैमरे बंद कर देते, तो ऊपर स्कूल का एक बहुत बड़ा सीसीटीवी फुटेज लगी हुई थी, वो नहीं बंद किया, तो उसमें से देखा जा सकता है कौन सी गाड़ी थी और कौन से लोग थे उठा के ले गए थे। ये बात मैं इमीडिएटली वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाया, हम्म। और फिर वज़ीर आज़म ने इमीडिएटली जो उस वक्त DGI थे उनको ये हुक्म दिया। ऑफ कोर्स वो इनकारी थे, वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने नहीं माना, मेरे सामने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं सर वैसे तो चेक करते हैं ये वो है। उन्होंने, खान साहब ने कहा जी कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, उसको इमीडिएटली रिलीज करें, ये बड़ा ही फजूल हरकत है, ये हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो सकती, वगैरह वगैरह। और फिर जो है उसके आई थिंक 1 या 2 घंटे बाद वो रिलीज भी हो गए थे। कोई तो ये इन, टोटल कुछ 4-5 घंटे का इंसिडेंट है। कोई इंक्वायरी नहीं करवाई आपने कि कैमरे किसने अहकामात पर बंद हुए? ज़ाहिर है बंद तो फिर सेफ सिटी से ही हुए ना, ये सेफ सिटी कहीं और से चलता है। यार कमाल करते हो, इंक्वायरी नहीं कराई। इतनी बात वजीर आजम को शिकायत लगाने के ऊपर 10 अप्रैल जिस दिन हुकूमत आई है, जिस दिन हमारी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है, रात 1:57 के ऊपर मेरा नाम PNIL में डाल दिया गया, स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया।
मेरे साथ तो वो तैयारी करके बैठे हुए थे, ये हमारी शिकायतें लगाता था, इसको तो हमने लम्हा पा लेना है। तो आप कहते हैं इंक्वायरी नहीं कराई। यार शुक्र करो हम जीते रहे हैं वो 3.5 साल, यही बड़ा है। इंक्वायरी नहीं कराई, सारे उनके सारे करतूत जब आपको पता हो तो इंक्वायरी किस चीज़ की कराएं। कोर्ट तो काजी साहब तो सिर्फ पेपर मांगते हैं ना, पेपर मानते हैं, फैक्ट्स मानते हैं, उनको रिटर्न कोई चीज हो वो मानते हैं। काजी साहब ने आज तक इंक्वायरी करवाई है? देखे ना, काजी साहब जो है वो, जो ये सहाफ़ियों को उठाए जाने के इंसिडेंट्स के ऊपर जो केस है, उसको उन्होंने अपने ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है। हर 6 दिन बाद मजमा लगा के वो कहते हैं नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करते हैं, अपना एक भाषण देते हैं और चले जाते हैं। और यार इतने जोगे हैं तो इंक्वायरी करवाएं, इतनी कौन सी लंबी चौड़ी बात है, 2 दिन में पता लग सकता है। पुलिस को तगड़ा करें, पुलिस बता देगी, मुझे पुलिस ने बता दिया था किसने किया है, तो करें उनके खिलाफ कार्रवाई। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।